अनामिका जी के बड़े बेटे की शादी आखिरकार बड़े ही धूमधाम से नायरा के साथ हो गई। नायरा ने बहू बनकर अनामिका जी के घर में कदम रखा। नायरा अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी, वहीं दूसरी ओर ससुराल में भी बड़ी बहू बनकर गई। इसे ही कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। अनामिका जी का बेटा राजवीर बैंक में काम करता था, तो नायरा भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने भी बीएड कर रखा था। घर में सभी नाते रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे कि अनामिका जी की किस्मत बहुत अच्छी है, जो नायरा जैसी सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की बहू मिली। अनामिका जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने नायरा की बलैया लेते हुए उसका माथा चूम लिया। सभी लोग बहू की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। ये देखकर अनामिका जी बहुत खुश थी। चावल से भरे कलश को गिराकर नायरा का घर में आगमन हुआ। कुछ देर तक घर में रस्म रिवाज ही चलते रहे। कुछ देर के बाद अनामिका जी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और नायरा को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। नायरा अपनी दोनों ननद अर्पिता और रिया के साथ अपने कमरे में आ गई। नायरा कुछ देर तक तो बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी, बहुत ही नर्वस थी वो। लेकिन दोनों ननद ने नायरा के साथ मिलकर जमकर मस्ती की। परिवार के और भी बच्चे नायरा के कमरे में ही आकर बैठ गए। नायरा बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, वो बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी और ऊपर से ये भारी लहंगा। तभी अनामिका जी कमरे में आई और बोली, तुम सब अभी भी यहाँ बैठे हुए हो? अरे भाभी हमेशा के लिए आ गई हैं, अब उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर बाद में बातें कर लेना। चलो अब निकलो यहाँ से। अर्पिता अपनी भाभी की मदद कर दो लहंगा बदलने में, और नायरा बहू लहंगा बदलकर तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अर्पिता ने नायरा से कहा, भाभी आपने इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लिया? बहुत ही मस्त है, मैं भी वहीं से लूँगी। दोनों के बीच बातचीत होते होते कब आँख लग गई, नायरा को पता ही नहीं चला। तभी नायरा को किसी की आहट कमरे में सुनाई दी। नायरा हड़बड़ाकर उठ गई, किसी तरह से पलंग के किनारे खड़ी हो गई। सामने उसका पति राजवीर और उसके दोनों देवर वरुण और अरुण खड़े थे। राजवीर कुछ बोलते उससे पहले ही वरुण ने मजाक में कहा, अरे भाभी इतना सम्मान दोगी ना तो दिन भर बस उठक बैठक ही करती रह जाओगी। क्यों राजवीर भैया? उन दोनों ने चुटकी लेते हुए अर्पिता को जगाया। अरे ओ मोटी उठ जा, शाम हो गई है और कितना सोएगी। राजवीर भी अपना सामान लेकर वापस से कमरे के बाहर चले गए। नायरा थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी अनामिका जी नायरा की छोटी ननद रिया के साथ आई। बहू आराम कर लिया हो तो अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। जी, नायरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अनामिका जी जाते जाते रिया को बोल कर गईं, सुंदर सी सजा कर लाना अपनी भाभी को, ताकि सब लोग देखते ही रह जाएं। अरे मम्मी, भाभी को क्या सुंदर बनाना, भाभी तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं। नायरा कुछ ही देर में चुन्नी वाली साड़ी पहनकर घूंघट में नीचे आ गई। सबके पैर छूकर वहीं बीच में बैठ गई। नायरा को सबने ढोलक दे दी। कुछ देर तो नायरा चुप रही, फिर उसे जो आता था उसने थाप के साथ ही गुनगुना भी दिया। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। सभी नायरा की तारीफ कर रहे थे, मगर नायरा इतनी थक चुकी थी कि उसे ये सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सबको मुस्कुरा के जवाब देना और लगातार पैर छूना, उसकी कमर मानो टूट रही थी। जैसे तैसे रिवाज समाप्त हुए। कुछ रिश्तेदार आज ही अपने घर को लौट गए। नायरा भी अपने कमरे में आ गई। सबकी चहल पहल के बीच वो पैर को सीधा करके लेट गई। तभी नायरा की ननद अर्पिता कमरे में आई। भाभी, कल आपके एग्जाम है, और आंख मारते हुए बोली, ऑल द बेस्ट भाभी, गुड नाइट। नायरा कुछ समझ पाती कि अर्पिता दरवाज़ा बंद करके चली गई। रात को कमर दर्द से नायरा इतना रोने लगी कि उसे घर की याद आ गई। तभी बगल में लेटे पति देव राजवीर की नींद खुल गई। क्या हुआ नायरा? नायरा चुप होकर बोली, कुछ नहीं, बस हल्का सा कमर में दर्द है, लेटा नहीं जा रहा। क्या यहाँ वोलिनी या आयोडेक्स है? हाँ, मैं अभी देता हूँ।
पतिदेव ने झट से वार्डरोब से आयोडेक्स निकालकर नायरा की ओर बढ़ा दिया। नायरा लगाकर फिर लेटी तो सो ही गई। अगले दिन नायरा सुबह सुबह ही नहा धोकर नीचे आ गई। मंदिर में हाथ जोड़कर वो 2 मिनट तक मम्मी जी को शांत होकर देखती रही। अनामिका जी गुनगुनाते अंदाज में फूलों को ऐसे पानी दे रही थी मानो पूरे घर की देखभाल भी ऐसे ही की हो। पापा ने बाहर गार्डन में बैठकर पेपर की वॉट लगा रहे थे। सालों के पास खबर कम विज्ञापन ज़्यादा रहता है। मौसा जी भी हाँ में हाँ मिला रहे थे और एक साथ बैठकर चाय की चुस्की के साथ भड़ास निकाल रहे थे। तभी मम्मी जी की नज़र मुझ पर पड़ गई। अरे नायरा बहू, तुम कब आई? सोई कि नहीं ठीक से? मुझे लगा तुम भी अर्पिता और रिया की तरह सुबह देर से उठती हो। बोलते हुए मम्मी जी मेरे नज़दीक आई और हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो मैंने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है, मगर अब चखने के दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए वो मुस्कुराई। मैं चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिलाती रही। मम्मी जी ने कहा, बहू आज तुम क्या बनाओगी? शुरुआत तो पहले रसोई के मीठे से होती है, जिससे परिवार में हमेशा रिश्ता मीठा रहे। ऐसा करो तुम हलवा या खीर बना दो। जी, नायरा ने अनामिका जी को सिर हिलाकर जवाब दिया और अर्पिता मेरा हाथ पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। चलिए आपको आपकी रसोई से परिचित कराती हूँ। ये है आपकी रसोई और ये रहा सारा सामान। सूजी का हलवा बनाने वाला और खीर बनाने वाला। ऑल द बेस्ट भाभी। इतना बोलते हुए अर्पिता किचन से बाहर चली गई। नायरा बिल्कुल अकेले ही किचन में कुछ पल तो खड़ी रही, मगर मानो उसे लाइटर भी चलाना नहीं आता हो। किसी तरह गैस जलाकर उसने कढ़ाई चढ़ाई। तभी अनामिका जी रसोई में झांक कर बोली, अरे बहू घी थोड़ा कम डालना, तुम्हारे ससुर जी को कम देना है। उनका इतना बोलना ही था कि कढ़ाई में घी थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? सब क्या कहेंगे? मैंने आज तक तो सिर्फ 4 लोगों का ही खाना नाश्ता बनाया है और यहाँ 10 लोगों को कैसे बनाऊं? उसने अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए वापस से शुरुआत की। पहले खीर चढ़ाई और दूसरी तरफ हलवा। फिर दोबारा अनामिका जी आईं और बोली, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं? कोई मदद चाहिए हो तो बोलो। अनामिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नई नवेली क्या कहती भला? किसी से मदद नहीं चाहिए, मगर एक लोग तो रहिए यहाँ। लेकिन ससुराल में पहले दिन कौन लड़की भला बोल पाती है? नायरा अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में उसने कभी भी काम नहीं किया है। हाँ, शुरू में तो हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर नायरा ने पूरे हिम्मत के साथ किचन में खुद का मन तैयार कर लिया और किसी तरह दोनों चीज़ बना दी। सासू माँ और दोनों ननद किचन में आई और बोली, वाह क्या खुशबू है माँ। अनामिका जी दोनों चीज़ बनी देखकर खुश होकर बोली, अरे वाह, दोनों ही चीज़ बना दी। मुझे लगा पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। ये सब देखकर दिल प्रसन्न हो उठा। अच्छा रिया, अर्पिता, दोनों मिलकर जल्दी से सबके लिए प्लेट में हलवा और कटोरी में खीर निकाल दो। इसी बीच अनामिका जी ने अपने गले में डाली हुई चैन को निकालकर बहू नायरा को पहनाते हुए बोली, ये खानदानी चैन है। मेरी सास ने मुझे पहली रसोई पर दी थी और उनकी सास ने उन्हें। अब ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब से रसोई की मालकिन तुम हो। बाकी कामों के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं, मगर खाना हम बहू के हाथ का ही खाएंगे। नायरा उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा बहू जाओ, तुम ऊपर आराम करो। जी, नायरा ऊपर आ गई, लेकिन नायरा का दिमाग हलवा और खीर में ही रखा था। न जाने सबको कैसा लगा होगा। पति देव राजवीर नायरा को देखकर बोले, तुम्हारा दर्द कैसा है? ठीक है, हाँ तो आराम करो, घूम क्यों रही हो? नायरा 2 पल को राजवीर को देखती रही और राजवीर फिर से नीचे उतर गए। नीचे से सभी की आवाज़ आ रही थी, अरे वाह
क्या लाजवाब रबड़ी जैसी खीर बनी है, मजा आ गया। तभी अर्पिता आई और हलवा खीर लेकर बैठ गई और गाल को खींचते हुए बोली, भाभी लाजवाब बनाया है। इतना सुन नायरा मुस्कुरा दी। यहीं से शुरू हुआ नायरा के जीवन का नया सफ़र। अब नायरा खुद को थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। वक्त बीतता गया और दिन हंसते बतियाते निकल गए। तभी एक दिन माँ ने बताया, बहू कल दावत है, तुम सबके लिए अपने चटक हाथों से खाना बनाना। नायरा मन ही मन सोची, 10-15 ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अनामिका जी ने जब बताया कि कल 25 लोग दावत पर आ रहे हैं हमारी बहू के हाथ का खाना खाने, ये सुनते ही नायरा के होश उड़ गए। 25 लोगों का खाना। फिर उसे लगा जब इतने लोग आ रहे हैं तो सब उसकी मदद करेंगे। नायरा पूरी रात इसी में उलझी रही, इतने लोगों के लिए वो क्या बनाएगी। अगली सुबह नायरा नहा धोकर आई तो नायरा मंदिर में हाथ जोड़कर पलटी। अनामिका जी बोली, कितनी संस्कारी बहू है। आशीर्वाद देते हुए अनामिका जी बोली, अरे बहू, कल बताया था ना, आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमने क्या क्या सोचा है बनाने को। नायरा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या बोले। उसने सासू माँ से बोला, मम्मी आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। अनामिका जी ने शुरू किया खाने का मेन्यू बताना। सब्जी में दम आलू मटर पनीर की सब्जी, पूरी पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद और मीठे में तुम चाहे तो खीर बना लो या रहने दो। मीठे में हम लोग रसगुल्ला चला देंगे, बहुत सारा रखा हुआ है। जी। नायरा इतना सब सुनकर चौंक गई। फिर सोचा, इतना चाहने वाला ससुराल मिला है। इतने लोगों के खाना बनाने के लिए कम से कम दोनों ननद में से एक भी साथ रहेगी तो सब झटपट हो जाएगा। नायरा किचन में गई और सारे सामान ढूंढने की कोशिश करने लगी। नायरा सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे वो इतना सब बनाए। नायरा सोच ही रही थी कि कैसे किसी को आवाज़ दूं। तभी नायरा की ननद अर्पिता किचन में आई। भाभी क्या खोज रही हो आप? वो खाना बनाना है ना, तो वही सारा सामान ढूंढ रही हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा क्योंकि आप अभी नई हो ना, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। और झट से सारा सामान उसने 2 मिनट में रख दिया। क्या क्या बनाना है नायरा ने बताया। उसकी ननद ने तुरंत सारे सामान इकट्ठा कर निकाल दिए और किचन से चली गई। हर कुछ मिनट पर अर्पिता दरवाजे पर आके नायरा से पूछती, अरे भाभी कोई काम हो तो बताइए, और नायरा का जवाब सुने बिना ही मुस्कुरा कर चल देती। नायरा मन ही मन सोचती कि कैसा परिवार है। अगर इन लोगों को मेरी मदद करनी ही होती तो बिना पूछे कर देती, लेकिन उन लोगों को तो फॉर्मेलिटी करनी है। करते करते नायरा लगभग सारा खाना बना चुकी थी, बस पूरी बेलन को थी। तभी घर पर पति देव राजवीर आ गए और नायरा को अकेले किचन में देखकर अपनी बहनों से बोले, अरे कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा लो। भाई की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक सुर में कहा, हमें तो बड़ी अच्छी भाभी मिली है जो कोई काम ही नहीं करने देती। इतनी प्यारी भाभी किसको मिलने वाली। ये सब सुन नायरा दुखी हो गई कि कैसी बहनें हैं जो भाई के आगे भी मुकर गईं। पूरा खाना बन गया था, अब बस खाना खाने की बारी थी और नायरा की दोनों ननद सबको खाना परोस रही थी। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। इधर नायरा किचन में खड़ी खड़ी बिल्कुल थक चुकी थी। उसे अब सिर्फ बैठने की इच्छा हो रही थी, लेकिन कहाँ आसान होता है ये सब ससुराल में। इसी बीच बीच में कभी मासी, चाचा, कभी कोई आ जाता और उसी बीच में सबका पैर छूना। आखिरकार इसी तरह वक्त बीत गया। सासू माँ बड़ी खुश थी कि उनकी बहू की तारीफ हुई, लेकिन बहू की स्थिति का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ नायरा को ही था कि वो कितनी थक चुकी है। इस समय नायरा को बिस्तर की याद आ रही थी। सासू माँ ने नायरा को 501 रुपये थमाते हुए बोला, बहू ये तुम्हारा नेक है,
नायरा को लगा कि जैसे महाराज इनको घर पर पैसे मम्मी दिया करती थी, आज ठीक वैसे ही उसे उसकी सास ने उसे दे दिया। सबके जाने के बाद नायरा थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू छलक गए। कैसा परिवार है। फ़ोन उठाकर देखा तो घर से 6 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। उसने फ़ोन मिलाकर बात किया, सबका हालचाल लेकर रख दिया। नायरा समझ चुकी थी कि जिंदगी की असली राह ससुराल है, जहां हजारों लोगों के होते हुए भी मैं अकेली हूँ। रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अब नायरा की हर सुबह इन्हीं सब काम में बीत जाती, उसे महसूस भी नहीं होता। ऊपर से अनामिका जी हर बात पर ये कहती, ये घर अब सिर्फ तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही अब संवारना है। नायरा बिना जवाब दिए काम करती रहती। रोज जब हर कोई सोता रहता तभी नायरा की सुबह हो जाती। देवर का कॉलेज, पति देव का ऑफिस, नंद का स्कूल और सुबह का सबका नाश्ता। हर रोज नायरा अपने परिवार के लिए जल्दी उठती और अपने काम में जुट जाती। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ये तो हर गृहिणी की कहानी है, जिसकी दिनचर्या ही परिश्रम से शुरू होती है और परिश्रम पर ही खत्म होती है। यही तो है महिलाओं का काम, जो मर्द प्रधान तो बहुत ही आसान लगता है, मगर कभी निभा कर तो देखो। जब एक दिन में ही एक महिला का परिश्रम समझ में आ जाएगा। रोज सुबह का कार्य पूरा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा, धूल को झाड़ना पोछना, कमरे को ठीक करना, घर के राशन खरीदने की लिस्ट बनाना, सबके कपड़े धोना और उसे सूखने के लिए छत की दौड़, यही तो है अब नायरा की जिंदगी का हिस्सा। नायरा की शादी को देखते देखते 1 साल गुजर गए। इसी बीच घर में एक साथ 2 खुशियाँ आईं। पहली नायरा प्रेग्नेंट और दूसरी अर्पिता की शादी। नायरा को लगा शायद अब तो आराम कुछ दिन मैं कर ही लूँगी, मगर इसी बीच घर में अर्पिता की शादी पड़ने से नायरा के लिए पूरा दिन ही बिल्कुल हैट्रिक हो जाता है। लेकिन कौन सा घर पोते की आस में बहू को आराम नहीं देता। अनामिका जी ने भी नायरा के कामों को कम करने का प्रयास किया। कुछ दिन के लिए बाई और महाराजिन लगा ली गई, लेकिन बिन महिला आंगन सूना है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है नायरा पर। दिन भर की दौड़ अभी भी कहाँ कम थी। घर की बड़ी बहू जो है, वक्त बीता और अर्पिता की शादी भी किसी तरह नायरा ने निपटा ही डाली। वक्त भी अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। नायरा की डिलीवरी हुई, मुबारक हो बेटी हुई है। नायरा ये सुनकर उदास हो गई, क्योंकि मम्मी जी को तो चिराग चाहिए था। बेटी की आने की खुशी जहाँ एक और सबको थी, वहीं अनामिका जी को बिल्कुल नहीं। वक्त बीता और अनामिका जी का गुस्सा भी बदल गया। आखिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद अपनी लक्ष्मी को स्वीकार ही लिया, वो भी ये बोलते हुए कि जल्दी अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे लिए एक भैया लेती आए। सभी उनकी ये बात सुनकर खिलखिला दिए, मगर नायरा सिर्फ मुस्कुराकर मम्मी जी की वो फरमाइश सुन रही थी, जो उसके हाथों में नहीं बल्कि भगवान के हाथों में थी। बेटा बेटी तो एक स्वरूप है, ना तो बेटी कम है ना बेटा कम है। ससुर जी ने सासू माँ को टोकते हुए कहा, हमारी अर्पिता, रिया, राजवीरिया इन 2 नालायकों से कम है क्या? अरे बहू, अच्छा हुआ, वरना ये 3 मिलकर उसे भी खराब कर देते। देखिए, पोती होने का घमंड ज्यादा न करो। पोती भी तो मेरे नालायक की वजह से हमारे आंगन में है। सासू माँ ने ससुर जी से कहा और पोती का नाम झट से रख दिया पूर्णिमा। ये नाम घर के कोने कोने में गूंजने लगा। समय के साथ पूर्णिमा बड़ी होती गई और मेरे काम बढ़ते गए। अब घर में एक हिस्सा ऐसा था जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर ही डिपेंड था। पूर्णिमा को दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ मुश्किल था। पूर्णिमा के पूजा पाठ में भी सब कुछ मुझे ही तो निभाना था। निभाते निभाते सासू माँ की हर बात को अमल करते करते मैं भी थक सी रही थी। शादी होने के बाद सुनती आई थी, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर के किसी कोने में मेरे लिए आवाज़ आए कि बहू तुम भी आराम कर लो।
ना नींद पूरी होती, ना पूर्णिमा की भूख। पूरे दिन जागना, रात रात भर पूर्णिमा का जागना, उसके पीछे मुझे भी जगना। उसके बाद सुबह के काम, कितना मुश्किल सफ़र है लड़कियों का, फिर भी सबको उसमें कमी ही दिख जाती है। वक्त के साथ पूर्णिमा भी बड़ी होने लगी। घर वाले चैन की नींद सोते होते, वही नायरा ना तो नींद पूरी ले पाती, ना ही आराम। कभी कभी नायरा किचन में खाना बनाती रहती, तभी पूर्णिमा सोकर उठ जाती और उसे ना पाकर रोने लगती। तब नायरा किचन को जैसा तैसा छोड़कर गैस को कमरे में पूर्णिमा के पास जाती। तभी उसे ध्यान आ जाता कि गैस बंद करना था और वो गैस बंद करने के लिए दौड़ पड़ती। यही कारण है कि जब तक पूर्णिमा सोती रहती, नायरा अपने कामों को निपटाने में लगी रहती। लेकिन कहाँ इतना आसान होता है अकेले सुपर वुमन बनना। वक्त बीतता गया, पूर्णिमा भी समय के साथ बड़ी हो गई। नायरा की परेशानियां थोड़ी कम नहीं बल्कि और बढ़ गईं। पूर्णिमा की पसंद का लंच बनाना, उसकी हर छोटी मोटी बातों को पूरा करना, जैसे नायरा का ही तो काम हो। घर के बाकी सदस्य सिर्फ फरमाइश करते। शादी के बाद अर्पिता अक्सर यहीं पड़ी रहती, 2-2 3-3 महीने। पर कभी कोई ये नहीं सोचता कि भाभी भी थक जाती होंगी, बल्कि अर्पिता ये जरूर पूर्णिमा से कहती, तुम्हारी मम्मी सुपर वुमन है। अर्पिता खिलखिलाकर हंस देती। राजवीर, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कैसा महसूस करती हूँ, या मैं भी थक जाती हूँ, या मुझे भी आराम की ज़रूरत है। बल्कि उल्टा कहते हैं, तुम हर काम में निहायती ढीली होती जा रही हो, कछुए से भी ज़्यादा आलसी हो गई हो। एक समय तुम हर काम में एक्टिव रहती थी, पर अब तुम बिल्कुल सुस्त होती जा रही हो। राजवीर ने बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम पूर्णिमा को स्कूल से लेती आना। नायरा सोचने लगी, क्या पूर्णिमा सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी है? राजवीर अपने दोनों भाइयों को भी तो लाने को बोल सकते हैं, लेकिन नायरा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब नायरा की जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच अनामिका जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। अब क्या हुआ सोने पर सुहागा। नायरा के लिए अब एक और आफत बढ़ गई। अनामिका जी की मालिश और रोज हर काम में खाली होकर उन्हें एक्सरसाइज करवाती। यही सब करते करते नायरा के शादी को अब 9 साल गुजर गए, लेकिन नायरा ने कभी उफ भी नहीं की। हर कोई इसे सुना सुना कर निकल जाता, लेकिन नायरा चुपचाप सुनती रहती। एक रोज उसने राजवीर से बात करने की कोशिश की, तो राजवीर ने उल्टा जवाब दिया, तो कौन करेगा ये सब? माँ, अरे जब उन्हें ही करना था तो शादी ही क्यों करवाती? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है बोलो, मैं तुम्हें दिला दूँ। नायरा ने राजवीर से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। नायरा एक रोज खुद को बिल्कुल बीमार महसूस कर रही थी। उसने सब काम निपटा कर पूर्णिमा को सुलाकर अपने घर अपनी बहन से बात करने लगी। बात ही बात में नायरा फूट फूट कर रोने लगी। ये देख उसकी बहन ने उसे एक रास्ता दिखाया, क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। नायरा जानती थी इतना आसान नहीं इस घर से बाहर निकलना। एक दिन उसने राजवीर से कहा, राजवीर, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। राजवीर ने अनामिका जी की तरह ताने मारते हुए कहा, काम ही क्या है तुम्हें, करती ही क्या हो, रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। शादी के 10 साल गुजर गए राजवीर, मगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं करती क्या हूँ। नायरा ने राजवीर से कहा, हाँ, वैसे भी आप कहाँ से जानेंगे, ये सब जब आपको करना पड़े तब समझ आता है कि मैं करती क्या हूँ। नायरा ने तय कर लिया, आज चाहे जो भी हो जाए वो राजवीर को समझा कर ही रहेगी कि वो करती क्या है। इन 10 सालों में उसने किया क्या है तो सुनिए राजवीर, आपकी बीवी करती क्या है। जब पूरा घर सोता है तब आपकी पत्नी उठकर सारा काम पूरा करना शुरू करती है। घर के नाश्ता पानी से लेकर खाना पीना तक, इतना ही नहीं, सबकी फरमाइश को भी पूरा करती है। पूर्णिमा को स्कूल से लाना छोड़ना,
घर पर उसका होमवर्क पूरा करना और सासू माँ की मालिश और आपके जाने के बाद का दृश्य पता है कैसा होता है, नहीं पता है ना। जानिए वो भी क्या होता है। उसके बाद जिस वक्त आप उलाहना देते हुए घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी, खाने का डब्बा और रोज की तरह ये याद दिलाना कि पूर्णिमा को आप लेने जाएंगे या मैं। आपके जाने के बाद घर में छूटा हुआ कार्य पता है क्या होता है। टेबल पर फड़फड़ाता अखबार जिसके ऊपर चाय का कप रखा होता है, बाथरूम पड़े आपके और पूर्णिमा के गीले चड्डी बनियान और ठीक से बंद न किया हुआ गिरता पानी और हेयर ऑयल का ढक्कन खुला हुआ बोतल रहता है, जिसे न जाने कितना तेल हर रोज बिस्तर पर गिरा रहता है, जिसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती है। अलमारी से निकली हुई 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट, जिसमें से एक जोड़ा ही आप पहनकर जाते हैं, बाकी बिस्तर पर ही फेंक कर निकल जाते हैं। पूर्णिमा के द्वारा चलाई गई तेज आवाज में टीवी, जिस पर पूर्णिमा की पसंद का कार्टून नेटवर्क चलता रहता है, और मैं आपकी पत्नी जिसे ये सब रोज की तरह व्यवस्थित करती आ रही इन 10 सालों से, जो आज तक किसी को ना दिखा। कभी आपने सोचा कि कैसे ये घर हरदम व्यवस्थित दिखता है? नहीं सोचा। क्यों सोचिएगा, ये तो औरतों का काम है ना। बोल दीजिए। नायरा की आंखें इतना सब कुछ बोलते बोलते गला भर आया और आंखें छलक पड़ी। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए। हर रोज आपके जाने के बाद फर्श पर घंटे की मेहनत कर आपके घर को चमकाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर से आपका गीला तौलिया कैसे गायब हो जाता है? हर शाम आपका गंदा कमरा कैसे साफ होता है? हर सुबह फ्रिज को साफ करना और दूध, दही और घर के बाकी राशन को देखते रहना, उनकी लिस्ट तैयार करना, बाजार से आए सामान को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर पाई पाई पैसे को जोड़ना, कितना किसमें लगा, क्या बचा, उसमें पूर्णिमा की पढ़ाई को भी ध्यान देना। कभी सोचा आपने या आपके परिवार ने हर दिन अलग अलग फरमाइश का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कैसे बनता है, मेज को खाने से कैसे सजाते हैं? खुद को कहा कुछ करना है, वो करते तो हैं एक बहुत बड़ा काम। आप सभी मिलकर करते हैं। मुझे हर पल सुनाने का काम, हर काम में कमी निकालने का काम। बस राजवीर, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ। राजवीर ने नायरा की बात को काटते हुए कहा, तो घर कौन देखेगा? हमारे सारे काम टाइम पर, नाश्ता खाना, पूर्णिमा का स्कूल भी तो छूट जाएगा। मैं अकेले जाऊंगी राजवीर, पूर्णिमा यहीं रहेगी। इतनी छोटी बच्ची कौन संभालेगा? क्यों, पूर्णिमा आपकी बेटी नहीं या इस परिवार की बेटी नहीं? राजवीर, मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। आप माँ से बात कर लीजिए। रही बात पूर्णिमा की, तो मैं उसे भी साथ लिए जाऊंगी, मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। राजवीर इतना सब कुछ शांत होकर सुनता रहा और उसने सुबह होते ही नायरा से माफ़ी मांगी। राजवीर ने अपनी माँ अनामिका जी से पूछा, माँ, नायरा कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। अरे अचानक ऐसा क्या हो गया? नायरा चली जाएगी तो यहाँ सब कौन देखेगा? अरे माँ, नायरा से क्या पूछ रही हो? अगर जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? राजवीर ने माँ को टोकते हुए कहा। नायरा किचन में खड़ी हो मुस्कुरा रही थी। एक लंबे अरसे के बाद नायरा अपने घर जाने वाली थी, बहुत खुश थी। तभी सासू माँ ने राजवीर से पूछा, अरे ठीक है, तो कब तक आना है? नायरा बहू, कल चली जाओ और एक दिन रह आना। नायरा ये सुनते उदास हुई, लेकिन सोचने लगी कि आप पहले जाने तो दीजिए, मैं जल्दी आऊंगी ही नहीं। कुछ दिन आप लोग भी जानिए कि नायरा इस घर की क्या है। राजवीर के आग्रह करने पर और ससुर जी ने सुनते ही कह दिया, अरे जाने दीजिए ना अनामिका जी, बहू भी तो एक जगह रहते रहते बोर हो गई होगी। अजी आप भी खूब हैं। मैंने मना कब किया? बस बहू जल्दी ही आ जाए, वरना घर कौन देखेगा। क्या बात करती हैं आप अनामिका जी? बहू के पहले इस घर की बहू आप भी तो रही हैं और आपने घर को बखूबी संभाला है। इतना क्या रोक टोक? बहू तू अपना सामान पैक कर ले, कल ही
राजवीर तुझे तेरे मम्मी पापा के घर भेजाएगा। जी पापा, नायरा ने जवाब दिया। नायरा बहुत खुश थी कि कितने सालों के बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रखेगी। खुलकर हंसेगी, बोलेगी, सोएगी, सांस लेगी। नायरा ने रात में ही चना भिगो दिया और सुबह उठते ही चने की दाल का भरवा पराठा, खीर, आलू टमाटर की सब्जी बना दी। सबको एक एक बार चाय भी पिला दी और तैयार हो गई। अर्पिता ने नायरा को इतना खुश होते देख पूछा, अरे भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो, कोई खुशी की बात है क्या? हाँ, मैं अभी घर निकल रही हूँ, कल मम्मी जी से पूछा है तभी जा रही हूँ। अर्पिता ने दुखी मन से कहा, कब आएंगे आप? देखिए, 2 दिन रुककर। अर्पिता खुश हो गई। नायरा अर्पिता की भावनाएं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी पतिदेव ने आवाज लगाई, अरे नायरा, निकलो भाई, देर हो रही है। जी आई। अनामिका जी के चरण स्पर्श किया और पापा जी के भी। तो अनामिका जी ने तुरंत कहा, जल्दी आना बहू, तुम्हारे बिन ये घर सूना हो जाएगा। जी मम्मी, नायरा ने जवाब दिया। इधर नायरा अपनी बेटी के साथ अपने घर आ गई और सबसे सालों बाद मिलकर बहुत खुश हो गई। राजवीर के जाते ही नायरा बहुत खुश हुई और फिर क्या शाम के खाने पर उसने इन 10 सालों की कहानी 10 मिनट भी न लगाते हुए सुनाने लगी। सभी चकित रह गए। इतना सीधा परिवार और इस तरह की हरकत। नायरा ने 2 दिन रहकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी में फ़ोन करके पूछा, कुछ दिन और रुक जाऊं? अब बेचारे पतिदेव राजवीर शांत थे। ठीक है, रह जाओ, लेकिन घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है नायरा। आप सब तो वहीं हैं, मैं नहीं हूँ तो क्या बिगड़ रहा है, घर पर सब ठीक है। राजवीर ने दबे मन से कह दिया, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। नायरा इन दिनों इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि सबने उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम निकला। डॉक्टर ने आराम को लिखा और खूब खाने को कहा। नायरा बताने लगी, वहाँ तो मैं पानी तक सही से नहीं पी पाती, भूल जाती हूँ सारे कामों में। इतना बोलकर उसकी आंखें छलक गईं। करते करते नायरा 1 हफ्ते किसी तरह घर रुकी। एक दिन नायरा को लेने उसके घर से राजवीर और देवर जी आ गए। अब तो नायरा चाहकर भी रुक नहीं सकी। दबे मन से वो अपने ससुराल आ गई। इधर जब वो ससुराल आई तो उसने देखा पूरा घर बिखरा पड़ा था। किचन में उसकी छोटी नंद रिया खाना बना रही थी और अनामिका जी लगातार उसकी मदद कर रही थी। नायरा चुपचाप अपने कमरे से ये सारा दृश्य देखती रही। अगली सुबह नायरा जल्दी नहीं उठी और उसे किचन से अर्पिता के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। जब भाभी गई थी तो ठीक ठाक थी, वहाँ जाते ही बीमार पड़ गई। तभी ससुर जी ने टोकते हुए कहा, क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? 365 दिन तो इस घर में नायरा ही दिखती रही हर जगह। अब अगर बीमार है तो आराम कर लेने दो कुछ दिन। अर्पिता चुप हो गई और अनामिका जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। 2 दिन तक घर का ये स्वरूप नायरा को सुकून दे रहा था कि तभी पापा जी ने बड़ी जोर से बरामदे में बैठे बैठे कहा, अनामिका जी जरा पकौड़े तल दीजिए तो मज़ा ही आ जाएगा। अनामिका जी पापा जी को जवाब दिया, अभी यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है और इनको पकौड़े चाहिए। पकौड़े की तरह मुझे तलने की ज़रूरत नहीं, खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया है। अरे भाग्यवान, पकौड़े और आपके पसीने से क्या लेना देना। अच्छा तो जरा किचन में खड़े होकर आधे घंटे काम कर लीजिए, समझ आ जाएगा पकौड़े की कीमत। अनामिका जी ने पापा जी को जवाब देते हुए कहा। पापा जी जोर से ठहाका लगाकर बोले, वाह भाई वाह, 2 रोज खड़े होने पर तुम सब इतने परेशान हो गए। लेकिन क्या किसी ने नायरा बहू के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। या कभी नायरा बहू से ये कहा किसी ने कि खुद के फरमाइश को खुद से पूरा करिए? या कभी बहू से कहा कि मुझे गर्मी लग रही है? बल्कि सदैव उसने सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते देखा है। कभी भी उसे किसी को ताना मारते बड़बड़ाते नहीं देखा, ना ही कभी उसको किसी की बुराई करते पाया। हमेशा जी में सिर हिलाने वाली बहू सबको नहीं मिलती। अनामिका जी, आज आपकी बिटिया किचन में खड़ी हो गई तो आपको समझ आया कि किचन में पसीना भी टपकता है। अगर इस घर में अब मिलकर काम करें
तो बहू भी भला क्यों बीमार हो। नायरा ये सब अपने कमरे से सुन रही थी। उसकी आंखें भर उठी। तभी अनामिका जी ने तय किया, आज से सभी लोग मिलकर काम को निपटाएंगे ताकि बहू को थोड़ा काम कम हो जाए। नायरा ने उसी दिन पापा जी के पसंद के पकौड़े तलकर उन्हें खिलाए। उस दिन ये सभी को समझ आ गया कि नायरा भी इस घर का वो हिस्सा है जिसने पूरे घर को सहेज रखा है। बस इतनी सी थी कि ये कहानी जिसमें घर घर की मुर्गी की व्यथा दिखाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।